नमस्कार। कभी सोचकर देखिए कि सिर्फ एक धातु, जी हाँ, सिर्फ एक मेटल, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उसी जबरदस्त बदलाव की। ये कहानी है भारत में लौह युग के आने की। तो सवाल यही है, आखिर एक धातु ने भारत का इतिहास बदला तो बदला कैसे? ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि लोहा, सिर्फ लोहा, समाज से लेकर सियासत तक हर चीज में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ले आया। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा जब लोहा था ही नहीं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इतिहास के उन पन्नों पर। तो लोहे से पहले का जो युग था उसे कहते हैं ताम्रपाषाण युग। मतलब उस वक्त औजार बनते थे तांबे और पत्थर से। अब ये उतने मजबूत नहीं थे, थोड़े नरम और नाजुक थे। और फिर एंट्री होती है लोहे की, जो कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ था। बस फिर क्या था, घने जंगलों को साफ करने से लेकर गहरी खेती तक वो सारे काम मुमकिन हो गए जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एक तो तांबे की सप्लाई बहुत लिमिटेड थी, और दूसरा, तांबे को टिन के साथ मिलाकर कांसा कैसे बनाया जाए, ये 8 लोगों को पता नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके औजार गंगा के घने जंगलों को काटने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए। इसलिए पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बस गुजारे लायक थी। किसी बड़े डेवलपमेंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर सब कुछ बदल गया। सीन में एंट्री हुई एक नई, बेहद शक्तिशाली धातु की, जिसने संभावनाओं की एक पूरी की पूरी नई दुनिया ही खोलकर रख दी। भारत में लोहे के इस्तेमाल के जो सबसे पहले सबूत मिलते हैं वो हमें ले जाते हैं करीब 1200 ईसा पूर्व में। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा और कर्नाटक के हल्लूर जैसी जगहों पर जो लोहे की चीजें मिलीं, वो एक तरह से एक नए युग के शुरू होने का ऐलान कर रही थीं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये तकनीक कितनी तेजी से फैली। जरा इस नक्शे को देखिए। ये दिखाता है कि लौह युग के निशान पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल चुके थे। ये सिर्फ एक दो जगह की बात नहीं थी। उत्तर में गंगा यमुना के मैदानों से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक हर जगह इस नई टेक्नोलॉजी की गूंज सुनाई दे रही थी। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में लोहे को एक खास नाम दिया गया है, श्याम अयस या कृष्ण अयस, मतलब काली धातु। ये नाम सिर्फ उसे तांबे या कांसे से अलग नहीं करता था, बल्कि ये भी बताता था कि उस वक्त के लोग इस धातु को कितना कीमती और कितना बड़ा गेम चेंजर मानते थे। तो जैसे ही लोहा आया, इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा अर्थव्यवस्था पर। इसने तो मानो खेती और व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल डाला। इसके बाद जो हुआ वो एक सीधा लेकिन बहुत पावरफुल चेन रिएक्शन था। सोचिए, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ हुए। इससे खेती के लिए जमीन बढ़ गई। जमीन बढ़ी तो पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ, और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो वही सरप्लस ट्रेड और कॉमर्स की नींव बना। इस पूरी एग्रीकल्चरल क्रांति का असली हीरो था लोहे का फाल, यानी प्लाउशेयर। इसने किसानों को वो ताकत दी कि वो जमीन की बहुत गहरी जुताई कर सकें, जो तांबे या पत्थर के औजारों से तो नामुमकिन था। और गहरी जुताई का सीधा मतलब था पहले से कहीं बेहतर फसल और कहीं ज्यादा पैदावार। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। तांबे और पत्थर के औजारों के मुकाबले लोहे के औजारों ने खेती के प्रोडक्शन में एक जबरदस्त छलांग लगाई। ये कोई मामूली सुधार नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। लेकिन कहानी सिर्फ आर्थिक बदलाव पर खत्म नहीं होती। इसकी लहरों ने समाज और शासन की रूपरेखा को भी हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। खेतों से जो ये अतिरिक्त अनाज निकल रहा था, उसने भारत में एक नए दौर की शुरुआत की, जिसे इतिहासकार सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के पतन के सदियों बाद लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में एक बार फिर बड़े बड़े चहल पहल वाले शहर बसने लगे थे। पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, ये सब शहर उसी दौर की देन है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बस्तियां नहीं थीं। नहीं, ये व्यापार, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के धड़कते हुए सेंटर्स बन गए थे, जो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। और इसी बढ़ती इकोनॉमी और शहरीकरण ने बड़े बड़े राज्यों के पनपने का रास्ता भी खोला, जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। ये जो शक्तिशाली राज्य थे, इनका उदय सीधे सीधे लोहे की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, और ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए थे।
यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। लोहे ने सिर्फ बेहतर खेती के औजार ही नहीं दिए, बल्कि उसने कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार भी दिए। और इसी सैन्य ताकत ने शासकों को बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करने और पहली बार इतने कॉम्प्लेक्स राज्य बनाने में मदद की। और इन नए राज्यों के साथ साथ एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सामाजिक ढांचा भी आया। जहां पहले का वैदिक समाज कबीलों पर आधारित था, वहीं लौ युग आते आते वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त हो गई। खास तौर पर क्षत्रिय यानी जो योद्धा और शासक वर्ग था, वो समाज में बहुत ताकतवर हो गया। तो जब हम इन सारे बदलावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि लोहा सिर्फ एक धातु नहीं था, ये तो एक पूरे नए युग का ऐलान था। तो संक्षेप में कहानी ये है, खेती में सरप्लस प्रोडक्शन, शहरों का दूसरा दौर, महाजनपदों का उदय और एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, ये सभी बदलाव एक एक करके सीधे सीधे लोहे की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। और इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उदाहरण अगर कोई है तो वो है मगध। महाजनपदों में सबसे ताकतवर मगध का उदय कोई इत्तेफाक नहीं था। इसका असली राज सीधे तौर पर लोहे की खदानों पर उसके कंट्रोल से जुड़ा था। हाँ, मगध की सफलता के पीछे कई वजहें थीं, लेकिन सबसे जरूरी था लोहा। पास की खदानों ने उन्हें सबसे बेहतरीन हथियार और औजार दिए। साथ में गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन, सेना में हाथियों का इस्तेमाल और गंगा नदी के रास्ते आसान ट्रांसपोर्टेशन, इन सब ने मिलकर मगध को एक अजेय शक्ति बना दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या लोहे की इस क्रांतिकारी तकनीक के बिना मगध जैसे महान साम्राज्यों का उदय कभी हो भी पाता? ये सवाल हमें बार बार याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा तकनीकी बदलाव इतिहास का पूरा रुख हमेशा के लिए बदल देता है।